आज के दिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा लिमिटेशंस ये है कि कोई थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या पेमेंट नहीं कर सकता। इसको साधारण शब्दों में यदि कहूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने किस एंड किन के नाम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट उसी के नाम होगा जिसके खाते से पैसे वो जाएंगे। यानी आप चाहते हैं कि आपके किस एंड किन के नाम पैसे दें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो सीधा आपके खाते से आपके किस एंड किन के नाम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं संभव है। यदि आप चाहते हैं ऐसा हो तो वो अमाउंट आप अपने किस एंड किन के अकाउंट में भेज दें और किस एंड किन के अकाउंट से जाएगा जो किस एंड किन के फेवर में या उनके नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। इसको कहते हैं फर्स्ट पार्टी पेमेंट, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट उसी के खाते से पैसे। सेबी ने 20 मई 2026 को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने म्यूचुअल फंड में पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी का परमिशन मांगा, यानी थर्ड पार्टी जो है म्यूचुअल फंड में पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रस्ताव में 3 प्रस्ताव हैं मुख्य तरह से। पहला प्रस्ताव है कि ये थर्ड पार्टी जो है, पहला एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर को ये परमिशन दिया जाए कि वो एम्प्लॉय के नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सके। हालांकि जनाब ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि यदि आपको SIP करनी है, आपको कहीं नहीं जाना है, अब आप अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि भाई हमारे इतने पैसे ये इस फ्रीक्वेंसी में फलाना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, वो सीधा सीधा आपके सैलरी अकाउंट से कटेगा, वहाँ चला जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि आप कोई पर्टिकुलर अकाउंट से पैसे जाते थे, आप सिंपल म्यूचुअल फंड को मैंडेट दे देते कि इस अकाउंट से इतने पैसे हर महीने या हर क्वार्टर या हर फोर्टनाइट में काट के फलाना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। लेकिन अब ये मैंडेट आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात हम सुनते हैं, हमारे मन में कई सवाल हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये मॉडल काम कैसे करेगा, क्या होगा इसमें। तो जनाब इसमें आप अपने एम्प्लॉयर को वॉलंटरली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वॉलंटरली आप चूजन स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए मैंडेट दे सकते हैं। यानी आपकी इच्छा हो कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आपकी इच्छा ना हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें। किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ये आप डिसाइड करेंगे और ये मैंडेट आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे। और जब भी रिडम्पशन या डिविडेंड आएगा तो वो एम्प्लॉय का जो अकाउंट है उसी अकाउंट में रिडम्पशन अमाउंट और डिविडेंड अमाउंट जाएगा। दूसरा सवाल है कि जैसे मैंने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयर को मैंडेट देंगे, कौन कौन से एम्प्लॉयर इसमें एलिजिबल है थर्ड पार्टी पेमेंट म्यूचुअल फंड को करने के लिए। तो सबसे पहला टाइप जो है वो लिस्टेड कंपनी है। यदि आपके एम्प्लॉयर लिस्टेड कंपनी है तो आप उसको मैंडेट दे सकते हैं। दूसरा तरह का एम्प्लॉयर है कि EPFO रजिस्टर्ड फर्म्स यदि है आपके एम्प्लॉयर तो उसको भी आप मैंडेट दे सकते हैं। और तीसरा कि म्यूचुअल फंड के जो AMCs हैं, चूँकि AMC में भी स्टाफ होते हैं, तो AMC के एम्प्लॉय भी अपने एम्प्लॉयर को यानी AMC को ये मैंडेट दे सकता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करें। इसमें एक सवाल और आता है, चूँकि ये एम्प्लॉयर को मैंडेट दिया जाना है तो एम्प्लॉयर आपको हिंदुस्तान में महीने में सैलरी एक ही बार देता है। यदि आप SIP करना चाहते हैं तो इसमें एक ही फ्रिक्वेंसी होगी, वो केवल मंथली होगी, ना इससे कम की होगी ना इससे अधिक की होगी। जब AMC को हम मैंडेट देंगे तो सेबी ने इससे फर्दर इसमें एक प्रस्ताव के बारे में और चर्चा की जिसमें ये कहा गया है कि कोई पर्टिकुलर AMC का एम्प्लॉय है तो हो सकता है कि वो AMC अपने एम्प्लॉय को कहे कि आप इसी AMC के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। इसके बारे में प्रस्ताव मांगा है कि क्या AMC को ये निर्देश देने की अनुमति दी जाए या उसका भी एम्प्लॉय अपने पसंद के हिसाब से किसी AMC के किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सके। ये तो था कि एम्प्लॉयर को ये परमिशन दिया जाए कि अपने एम्प्लॉय के नाम से, अपने एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट करके अपने एम्प्लॉय के नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सके। दूसरा प्रस्ताव है कि जैसे आप जानते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। जैसा कि आप जानते हैं और मैंने कई सारे वीडियो से बना के रखा भी है कि रेगुलर प्लान का मतलब आप इन्वेस्टमेंट के दौरान, इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में आप किसी थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लेते हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकता है, एडवाइज़र हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई और भी हो सकता है। चूँकि वो आपको असिस्ट करता है तो उस असिस्टेंस के एवज में कुछ न कुछ कमीशंस होते हैं जो उनको कैश के फॉर्म में मिलता है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जो इम्पैनल्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको ये कमीशन कैश में न देके उनको उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ही अलॉट कर दिया जाए। और तीसरा प्रस्ताव है सोशल कॉज के बारे में। चूँकि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप चूँकि इसलिए देख रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, इसका मतलब आप म्यूचुअल फंड के या तो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं या आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं।
तो चूँकि अब आप इस स्थिति में हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज ने आपको कहाँ से उठा के कहाँ ला दिया है। अब आपकी ड्यूटी है कि उस समाज को कुछ न कुछ वापस करें, और इसके लिए वापस करने के लिए कई तरीके होते हैं। सोशल कॉज के लिए वो लोग डोनेट करते हैं, कुछ चैरिटी ट्रस्ट खोलते हैं, कुछ और भी करते हैं। तो सेबी ने एक प्रस्ताव दिया है कि क्यों नहीं कि सोशल कॉज के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें आप सोशल कॉज के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि यदि सोशल कॉज के लिए आप इन्वेस्ट और इसके लिए सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि यदि आप सोशल कॉज के लिए डोनेट करना चाह रहे हैं तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्टेड है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, इसके द्वारा जारी किया गया ZCZP यानी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्टली आप डोनेट कर सकते हैं, या डेजिग्नेटेड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO में भी आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए 2 मॉडल बताया उन्होंने। पहले मॉडल में लिखा है कि यदि आप सोशल कॉज के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो क्यों नहीं एक डेडिकेटेड सोशल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड स्कीम को डेवलप किया जाए जिसमें जब जो चाहे सोशल कॉज के लिए डोनेट कर सकता है। और दूसरा मॉडल है कि क्यों नहीं जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं हर स्कीम के फंक्शनलिटी में ये ऐड किया जाए, एक इम्बेड किया जाए कि सोशल कॉज के लिए एक नया म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगे। या यूँ कह सकते हैं पहले मॉडल में लिखा है कि सोशल कॉज के लिए एक अलग से म्यूचुअल फंड ही बनाया जाए जिसमें हर आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। और दूसरा है कि चूंकि इतने सारे AMC जिनमें कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो हर एक AMC के हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में एक और स्कीम सोशल कॉज के डोनेशन के लिए डेवलप किया जाए, सो दैट यदि आप चाहते हैं कि AMC के कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के सोशल कॉज में डोनेट करना चाह रहे हैं, कोई चाहता है BAMC का सोशल कॉज का म्यूचुअल फंड स्कीम हो, तो उस हिसाब से हर म्यूचुअल फंड के साथ एक स्कीम को डेवलप किया जाए और उसमें आप आसानी से डोनेट कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि थर्ड पार्टी को परमिशन देना म्यूचुअल फंड में पेमेंट करने के लिए कई सारे सिक्योरिटीज कंसर्न होते हैं, जैसे बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का चांसेस भी बढ़ सकते हैं, फ्रॉड के चांसेस बढ़ सकते हैं, और इन्वेस्टर्स के जो अकाउंट है उसका मिसयूज भी हो सकता है। इसके लिए सेबी ने कुछ और प्रस्ताव दिए हैं कि इन सब के लिए एक रॉबस्ट KYC होगा जो पे करेगा उसके लिए, जो बेनिफिशियरी होगा उसके लिए रोबस्ट KYC फॉर पेयर एंड बेनिफिशियरी बोथ। दूसरा प्रपोजल है कि रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियरी का वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कौन किसको कर रहा है, इसका वैलिडेशन होना चाहिए। तीसरा है मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रेल होना चाहिए, यानी जो भी इसमें पेमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही होगा, कैश से नहीं हो पाएगा। और तीसरा है कि जो भी रिडम्पशंस होंगे या डिविडेंड मिलेंगे वो पर्टिकुलर बेनिफिशियरी का जो डेडिकेटेड अकाउंट होगा उसी अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। फ्रेंड्स, इस ड्राफ्ट प्रपोजल पर सेबी ने पब्लिक से कमेंट मांगा है जिसकी अंतिम तिथि 10 जून 2026 है, यानी 10 जून 2026 के बाद सेबी इसको फाइनल कर सकती है। और ये जो 3 प्रस्ताव हैं इसमें 19-20 का डिफरेंस जो कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से परिवर्तन करके ये कानून जो है ये लागू कर देगी। और ये कानून लागू करते ही आप अपने एम्प्लॉयर को ये मैंडेट दे सकते हैं कि हमारा इतना अमाउंट मंथली फ्रिक्वेंसी में पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। तो इससे होगा कि जब भी सैलरी आपकी क्रेडिट होगी, क्रेडिट होने के पहले वो अमाउंट कट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शंस, वो पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपका PF या EPF या NPS में आपके पैसे कटते हैं, जो रेगुलर इंटरवल पर पैसे कटते हैं, वो कटने के बाद ही जो सैलरी के अमाउंट बचते हैं वो आपके खाते में क्रेडिट होते हैं। उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो एम्प्लॉयर होगा वो उतना डिडक्ट कर लेगा, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, ना ही मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ना ही मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूं। मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हैं, ना ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड पे कोई क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।